हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का क्लास, जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम देखेंगे समतली आकृतियों का क्षेत्रफल। दोस्तों, यह क्लास होगा आपका क्लास 9। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप जाके उन सभी क्लास को जरूर देखिए, ताकि आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे समतली आकृतियों का क्षेत्रफल। ये होगा आपका समतली आकृतियों के क्षेत्रफल का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने आपको क्लास 8 में कंप्लीट करा दिया है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम, या फिर रेलवे से कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं इसी को आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा कि ये त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होता क्या है। फिर इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो आपका ज़्यादातर सीजी पेपर में पूछे गए हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब देखिए, हमारा त्रिभुज का 2-3 कंसेप्ट होता है। देखिए, एक हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ। यह मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे छात्रावास अधीक्षक में, शिक्षक भर्ती में। देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। अब इसका कोई हाइट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई हाइट होगा। इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब देखिए, बी से सी तक का डिस्टेंस मान लीजिए ए है, ए से सी तक का डिस्टेंस सी है, और ए से बी तक का डिस्टेंस मान लीजिए बी है। तब के कंडीशन में इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्योंकि आज का हमारा क्लास क्षेत्रफल से रिलेटेड ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में ही फोकस करेंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज में हमें क्या दिया है दोस्तों, एक तो दिया है हाइट। अब देखिए, इसका हमें बेस भी पता है, इसका हमें बेस भी पता है। ठीक है, मतलब हमें हाइट दिया हो और बेस दिया हो, तब के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो तब के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 1/2 गुणित आधार, जो मैं बेस लिखा हूँ उसी को हिंदी में बोलते हैं आधार, गुणित ऊंचाई। ठीक है, देखिए, अगर हमें ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तब के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब चूंकि हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो इसका हम परिमाप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिमाप, जिसको बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो परिमाप मैं यहाँ पर हाफ में लिखूंगा, जिसको 2s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको 2s से डिनोट किया जाता है। तो परिमाप क्या हो जाता है, उसके बाहरी आवरण का क्षेत्रफल को ही उसका परिमाप बोला जाता है, चाहे वो त्रिभुज हो या फिर चतुर्भुज हो, कोई सा भी सिंबल हो। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो लेंथ है ये बी है, ये वाला लेंथ है सी है, ये वाला लेंथ है ए है। अगर मैं इन सभी लेंथ को जोड़ देता हूँ, इसके जो बाहरी आवरण है इसके क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ देता हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी। यही इसका क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे इस त्रिभुज का निकल जाएगा दोस्तों परिमाप। तो देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप क्या हो गया, a + b + c। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल और ये हो गया हमारा परिमाप। कब के कंडीशन में, जब हमारे त्रिभुज में हमें दिया हो हाइट और बेस, तब के कंडीशन में। लेकिन देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि हमें हाइट और बेस नहीं दिया होता, केवल कोई सा भी एक भुजा दे दिया रहता है। तब के कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से। ठीक है, जिसको बोला जाता है एरिया। तब के कंडीशन में केवल भुजा दी गई हो, तब की कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एस माइनस सी। अब देखिए, यहाँ पर एस क्या होता है, तो एस बराबर हो जाता है परिमाप। ठीक है, परिमाप को ही एस से डिनोट किया जाता है।
तो एस बराबर हो जाएगा दोस्तों परिमाप। अब एस माइनस ए, चूँकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो एक भुजा आपका ए हो जाएगा, दूसरी भुजा बी हो जाएगा, तीसरी भुजा सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए एस इंटू एस माइनस ए, मतलब यहाँ पर परिमाप माइनस कोई एक भुजा। ठीक उसी प्रकार हमारा हो जाएगा परिमाप माइनस कोई दूसरी भुजा। ठीक उसी प्रकार परिमाप माइनस कोई तीसरी भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा हो जाएगा जब अगर हमें खाली खाली भुजा दिया हो तब के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप को डिनोट किया जाता है एस से। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हमने देखा था परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, चूँकि परिमाप होता है यहाँ पर 2s, तो यहाँ से 2 इधर आके पक्षांतर होके ये क्या हो जाएगा, बटे में 2। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जब अगर हमें केवल भुजा दी गई हो, हमें कोई सा भी हाइट नहीं दिया गया हो या फिर बेस नहीं दिया गया हो, तब के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ये बटे में हो जाएगा 2। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिभुज जब हमें केवल भुजा दिया हो। अब देखिए एक हमारा आता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। इसमें 2-3 ही कंसेप्ट है, मैं इसको आपको शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये त्रिभुज वाला चैप्टर मैंने जो इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें आधा से ज़्यादा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो इसके कुछ हमारा छोटा फार्मूला है, जैसे एरिया हो गया, परिमाप हो गया, इसको हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए एक हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु, ठीक है, मतलब समान उसका भुजा होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके सभी भुजा आपस में समान होते हैं। मान लीजिए ये वाला भुजा ए है तो ए भुजा भी आपका, ये वाला भुजा भी ए हो जाएगा और इसका बेस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तब के कंडीशन में इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुणित ए गुणित इसका कोई हाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका कोई हाइट होगा तो यह हो जाएगा 1/2 गुणित भुजा गुणित इसका ऊंचाई। ये हो जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या फिर इसमें इसका क्षेत्रफल एक और निकल के आ जाता है हमारा कि ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा के घात 2। भुजा क्या हो जाएगा इसका ए, तो ए का घात 2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा के घात 2। और इसका परिमाप अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका परिमाप मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, इसका जो बाहरी जो आवरण होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये ए प्लस ए, तो परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस ए। तो 3 बार ए जोड़ रहा है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a। ठीक है, तो अगर इसका परिमाप अगर हमें पूछे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a। तो ये त्रिभुज के 2 ही 3 कंडीशन होते हैं, इसको आप, इसके फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने देखा पूरा त्रिभुज के बारे में डिटेल, उसका बेसिक, उसका कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं कुछ चतुर्भुज का कंसेप्ट, क्योंकि आज का हमारा ये जो क्लास है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये आपके सिलेबस में ही दिया है कि त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। अब सबसे पहले चतुर्भुज का जो टाइप्स है इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज बोले तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। चतुर्भुज क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए चतुर्भुज का भी कुछ टाइप्स है। अब देखिए वैसे तो इसके कई टाइप्स हैं, लेकिन जो अभी हमारा जो सिलेबस में है हम बस उतना को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको चतुर्भुज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसका जो है हमने क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हो। आज के इस क्लास में हम देखेंगे केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिलेबस में जो चीज़ दिया गया है हम बस उतना को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आयत, रेक्टेंगल। अब आयत क्या होता है,
कल के क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो आयत क्या हो जाता है दोस्तों, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि ये वाला भुजा हमारा ए हो गया, तो इसके सामने की भुजा ये वाला भी भुजा आपका ए होगा। मान लीजिए ये भुजा आपका बी होगा, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखिए आयत हो गया, वर्ग हो गया, इन सभी में क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप। देखिए आयत का परिमाप अगर मुझे निकालने के लिए बोले तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके टोटल लंबाई को मैं जोड़ दूंगा, मतलब ए धन बी धन ए धन बी। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए धन बी धन ए धन बी, सभी को मैंने जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ और क्या कर देता हूँ, ये ए धन बी। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार ए हो जाएगा अगर अंदर में गुणा करता हूँ तो, और 2 बार बी। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, अगर इसको मैं लंबाई और चौड़ाई के रूप में देखूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। अब इसके बाद आयत में कोई विकर्ण भी होता है। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाता है विकर्ण। ठीक है, तो अगर हमें विकर्ण निकालना हो तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो विकर्ण बराबर होता है दोस्तों वर्गमूल कोई एक भुजा, उसका कोई एक भुजा, जैसे ए का वर्ग धन उसका दूसरा भुजा, ये हो गया बी का वर्ग। तो आयत का अगर विकर्ण बोले तब की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयत का बेसिक। अब हम देखते हैं वर्ग का। ठीक इसी प्रकार हमारा वर्ग का भी आता है, तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है आपका, स्क्वायर। अब देखिए वर्ग क्या होता है, जिसके आमने सामने मतलब जितने भी भुजा हैं, वर्ग में तो वैसे 4 ही भुजा होंगे, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हों। अभी हमने देखा था आयत में जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। मान लीजिए ये वाला भुजा ए है, तो ये भुजा भी आपका ए हो जाएगा, ये भुजा भी आपका ए हो जाएगा, ये भुजा भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों वर्ग। अब देखिए वर्ग का परिमाप, अब परिमाप क्या हो जाएगा, इसकी जितनी भुजाएं हैं, जितनी लंबाई है, उसको हम जोड़ देंगे। मतलब ये ए धन ए धन ए धन ए, 4 बार ए जोड़ रहे हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू ए। ठीक इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो इसका भी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ए इंटू ए, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिमाप, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण होता है दोस्तों रूट 2 इंटू ए। ठीक है, वर्गमूल 2 गुणित भुजा, ये हो जाता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। तो आपका आयत और वर्ग के बारे में मैंने अभी पिछला क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको क्लियर करा दिया था। तो अब हम देखते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारा सिलेबस में भी है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिलेबस में भी है। आपका समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज ये सिलेबस में भी है, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका छात्रा अधीक्षक और शिक्षक भर्ती में। तो इसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में समझते चलिएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका सेम टू सेम आयत की जैसे ही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो एक दूसरे को, समांतर मतलब क्या होता है, जो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता। और हम देखेंगे चतुर्भुज के कंडीशन में, तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। मतलब ये वाला ए होगा तो ये भी इसका ए हो जाएगा, ये वाला अगर इसका बी होगा तो ये वाला भुजा इसके सामने की भुजा इसका भी ये बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, वही होता है इसका समांतर चतुर्भुज का। अब सेम टू सेम ये वाला कंसेप्ट हमारा आयत में भी हमने देखा था, तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल भी जैसे हमने आयत में देखा था सेम टू सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणित, यहाँ पर देखिए 2 बार ए जुड़ेगा और 2 बार बी जुड़ेगा, तो 2 गुणित हमारा क्या हो जाएगा, ये ए धन बी। ठीक है, 2 गुणित ए धन बी, यहाँ पर ये ए आपका कोई एक भुजा है, बी आपका कोई एक भुजा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणित ए धन बी। ठीक इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू बी, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू बी। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला। बिल्कुल हर एक फार्मूला को याद रखते चलिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। देखिए उसके बाद हमारा अगला है समलंब चतुर्भुज।
अब समलंब चतुर्भुज के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई समलंब चतुर्भुज दिया गया है, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। ये हो गया ए, बी, सी और ये डी। अब इसका कोई हाइट है, इसके हाइट को मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर मैं बी मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस को मैं कुछ भी मान लूँ, और ये डी से लेके सी तक का मैं डिस्टेंस को कुछ भी मान लूँ, तब की कंडीशन में इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो परिमाप देखिए, इसका जो बाहरी जो लेंथ है इसको हम जोड़ देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी धन, ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा बी सी, ये हो गया दोस्तों बी सी धन, ठीक उसी प्रकार ये सी डी, ये हो गया दोस्तों सी डी धन, ठीक उसी प्रकार डी ए, ये हो जाएगा दोस्तों डी ए, ठीक है। मतलब इसके जो बाहरी जो लेंथ है इसको हम जोड़ देते हैं, ये हमारा निकल करके आ जाता है परिमाप। ठीक इसी प्रकार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित ए इंटू बी, ठीक है। ऊंचाई को आप एच करके लिखिएगा। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 गुणित एच मतलब हो जाएगा हाइट, इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का परिमाप, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। ठीक इसी प्रकार यह हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए बराबर होता है 1/2 गुणित हाइट गुणित इसका ए इंटू बी। तो ये सभी हो गया दोस्तों आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, सभी का पूरा डिटेल। ठीक है, अभी हमने देख लिया डिटेल को मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि पिछला वीडियो में भी मैंने इसमें काफ़ी सारा का डिटेल बता दिया है, और जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरू में ही दूंगा उसमें मैं इन सभी का, ठीक है, आपका जो चतुर्भुज के जितने टाइप्स होते हैं सभी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। अब हमारा मेन मुद्दा है इनसे रिलेटेड जो पिछला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को पूरा डिटेल में सॉल्व करना। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका व्यापम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। अब देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम ध्यान में क्या देंगे, वर्ग है, और उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया हमें दिया है कितना, 2500 मीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हो जाता है दोस्तों भुजा की घात 2। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर, भुजा को अगर मैं ए मान लूँ तब की कंडीशन में क्या हो जाता है, ए का वर्ग। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये हमें दिया 2500 बराबर ए का स्क्वायर, भुजा को मैंने मान लिया ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वर्ग है, वर्ग को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वर्गमूल 2500। ठीक है, वर्ग का ट्रांसफ़र करने वाला मेथड मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है आपका घात और घातांक वाले चैप्टर में, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो। अब ये हमारा देखिए ए बराबर वर्गमूल ये हो गया 2500। अब ए बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है देखिए 5 पंचे 25 और ये 2 बार 0, तो ये हो जाएगा 1 बार 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2500 जो है वो 50 का वर्ग हो जाता है। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया, ए बराबर हमारा निकल करके आ गया 50, और एक इसमें हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब ए क्या है, ये है हमारा वर्ग का कोई एक भुजा, ठीक है, जो कि हमें निकालना था। तो ये देखिए किसमें दिया आपका, ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूला है, वर्ग का हो गया, आयत का हो गया, इसका जो परिमाप कैसे निकालना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये सारा चीज़ बस हमें ध्यान रखना है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए ये आपका टीचर भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है
तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें क्या दिया दोस्तों, त्रिभुज की भुजाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ भुजा दिया है, न ही उसका आधार दिया है, न ही उसका हाइट दिया है। ठीक है, उसका आधार मतलब उसका बेस और उसका हाइट हमें नहीं दिया है, केवल और केवल हमें एक भुजा दे दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया था केवल और केवल अगर हमें त्रिभुज की भुजा दिया हो और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तब की कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ए बराबर हो जाता है हमारे ए वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाता है इसका एरिया। अब यहाँ पर एस बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एस बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाप। एस बराबर होता है आपका परिमाप, और एस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस बराबर परिमाप बराबर हो जाता है आपका ए धन बी धन सी, और ये बटे में 2। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या दिया है आपका, ए बराबर है 15, बी बराबर है 13, सी बराबर है 14। बस हमें फॉर्मूला को ध्यान देना है, फिर फॉर्मूला में बस हम इसको स्टेप बाय स्टेप रखते जाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी बटे 2। तो ए का मान क्या है दोस्तों 15, ये हो जाएगा 15 धन बी का मान क्या है 13, 13 धन सी का मान क्या है 14, और ये 14 बटे 2। अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15, 13 और 14 को अगर मैं जोड़ दूँ तब की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा ये 42 बटे 2, और 42 बटे 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 21। तो 21 हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, परिमाप। एस बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 21। ठीक है, जो कि हमारा है परिमाप। अब यहाँ पर एस की वैल्यू मैं फॉर्मूला में रख देता हूँ, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या है दोस्तों 21, ये हो जाएगा दोस्तों 21। उसके बाद देखिए एस माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 15। ठीक उसी प्रकार एस माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा 21 माइनस बी का मान कितना है 13, तो मैंने ये रख दिया 13। ठीक इसी प्रकार एस माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, एस का मतलब क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस सी का वैल्यू कितना है 14, तो ये हो गया दोस्तों 21 माइनस 14। अब इसको अगर मैं घटा देता हूँ तब की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 21 का 21, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 21 में से अगर मैं 15 को घटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा। उसके बाद 21 में से अगर मैं 13 को घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 8। उसके बाद गुणा 21 में से अगर मैं 14 को घटा देता हूँ तो तब की कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 21 गुणित 6 गुणित 8 गुणित 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, 21 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये जो 21 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणित 3 गुणित 6 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 3। ठीक है, हमें इसको इसके गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 8 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। ठीक उसी प्रकार 7 को मैं लिख सकता हूँ 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने आपको घातांक के नियम में बताया था, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए 7 गुणित 7, 7 गुणित 7 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 7 के घात 2। ठीक है, और अगर ये वर्गमूल में हो, मान लीजिए वर्गमूल में है, तब के कंडीशन में ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, मतलब वर्गमूल के अंदर में कोई चीज़ पेयर में हो उसको मैं बाहर केवल सिंगल के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेयर में क्या क्या बन रहा है, यहाँ पर ये 7 हो गया पेयर में, तो इस यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। ठीक उसी प्रकार ये गुणा है, यहाँ पर ये 3 का भी पेयर बन रहा है, तो ये हो गया दोस्तों 3। ठीक उसी प्रकार ये 2 का पेयर, 2 का एक पेयर बन गया गुणित 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया दोस्तों गुणित 2। मतलब इसको मैं गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 या 21, और 21 गुणित 4 करने पर हमारा आ जाएगा दोस्तों 84। ठीक है, 21 गुणित 4 करने पर हमारा आ जाएगा 84, जो कि होगा हमारा आंसर। अब देखिए किस में दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला पे हमने स्टेप बाय स्टेप जो हमें वैल्यू दिया गया उसको हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सारा चीज़ तामझाम सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन है, इसमें आपका कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही कोई आपका ट्रिक है। ठीक है, बस यहाँ पर आपका कैलकुलेशन ही है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए
बहुत ही ध्यान से समझते चलेगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, तो पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक आयताकार पार्क है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आयताकार पार्क है, ये मैंने बना दिया कोई आयताकार पार्क। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो पार्क है ये है हमारा 45 मीटर लंबा। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई दोस्तों 45 मीटर, और इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है 30 मीटर। ये जो इसकी चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई ये है 30 मीटर, और इसकी लंबाई क्या है दोस्तों 45 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। अब ये पार्क है, इसके चारों ओर 2.5 मिनट का ये मैंने चौड़ा रास्ता बना दिया, ठीक है। 2.5 मीटर का ये मैंने चौड़ा रास्ता, कुछ इस प्रकार से ये आपका चौड़ा रास्ता है, ये आपका 2.5 मीटर का है। तो अब तब के कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तब देखिए, पहले ही हमारा इतना सही है, 45 गुणित 30 का हमारा एरिया का था। अब उसके बाद ये 2.5 मीटर जो है इसका चौड़ाई बढ़ गया, ठीक है, मतलब इसके चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बन गया। अब देखिए यहाँ पर इसके चारों ओर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके यहाँ तक मतलब इसके ऊपर साइड भी ये 2.5 मीटर बढ़ जाएगा, इसके नीचे साइड भी ये 2.5 मीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके अगल बगल चारों ओर ये 2.5 मीटर बढ़ जाएगा। तो पहले देखिए, पहले इसका जो है चौड़ाई जो है वो 30 मीटर था, पहले ये जो चौड़ाई था वो 30 मीटर था। अब यहाँ पर से 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनने के बाद इसकी कुल चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों, ये पहले ये 30 मीटर था, अब ये 2.5 मीटर ऊपर साइड भी चौड़ा हो गया, 2.5 मीटर नीचे साइड भी चौड़ा हो गया। तो टोटल लेंथ कितना बढ़ गया, तो 2.5 मीटर ऊपर नीचे दोनों साइड चूँकि बढ़ रहा है, तो ये टोटल कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 5 मीटर का बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 2.5 दोनों साइड अगर बढ़ेगा तो टोटल 5 मीटर जो है इसका एरिया, सॉरी इसका जो है लेंथ बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, ये 30 था, अब ये 30 में 5 ये बढ़ करके कितना आ गया इसका ब्रीथ, ये हमारा आ गया 35 मीटर। ठीक इसी प्रकार पहले इसका लंबाई कितना था, देखिए इसका लंबाई था 45 मीटर। अब चूंकि इसमें 2.5 मीटर का रास्ता दोनों साइड से बन गया है, इसके आगे साइड भी इसके पीछे साइड भी, तब की कंडीशन में इसमें टोटल लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तब की कंडीशन में इसका टोटल लेंथ हो जाएगा ये 50 मीटर। बस इतना ही कंसेप्ट है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा बहुत ही आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आप यह कंसेप्ट समझ गए। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब की कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें टोटल क्षेत्रफल अब ये वाला मिल गया, रास्ता बनने के बाद टोटल क्षेत्रफल ये मिल गया। अब उसके बाद ये रास्ता अगर नहीं था तब के कंडीशन में हमारा क्षेत्रफल कितना था, ये 45 गुणित 30 का। तो मैं ये टोटल क्षेत्रफल से, टोटल जो हमारे नया क्षेत्रफल मिला उससे मैं जो पहले वाला जो क्षेत्रफल था उसको घटा देता हूँ, तब के कंडीशन में हमारे कुल क्षेत्रफल क्या मिल के आ जाएगा, केवल रास्ते का ही क्षेत्रफल मिल के आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल क्या है दोस्तों हमारा 50 गुणित 30, 50 गुणित 30, क्योंकि आयताकार का आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है a इंटू बी। तो यहाँ पर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 50 गुणित 35, सॉरी हो जाएगा 50 गुणित 35 माइनस, क्योंकि बड़े वाले क्षेत्रफल से हम छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा ये 45 गुणित 30, ठीक है। बड़े वाले क्षेत्रफल को हम छोटे वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तब के कंडीशन में हमारा क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तब की कंडीशन में कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 पंचे 25, ये 5, ये हमारा 2 बचा, 5 ये 15 और ये 16 और ये 17, कितना हो गया दोस्तों 1750 माइनस। ठीक इसी प्रकार इसको भी मैं गुणा कर देता हूँ, 5 ये 15 के 5 बचा 1, ये 4 ये 12 और ये 1 हो गया हमारा 13, तो ये हो गया 1350, ठीक है। 1750 माइनस 1350, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ 1750 में अगर मैं 1350 को माइनस कर देता हूँ तो आपकी तब की कंडीशन में हमारा क्या निकल के आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। और ये 400 मीटर स्क्वायर क्या है दोस्तों, हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया है, भुजा। भुजा को अगर मैं मान लेता हूँ ए,
तो ए बराबर क्या है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा की घात 2। मतलब भुजा हमने क्या मान लिया ए, तो ए का घात 2। बस सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगा देना है, फिर हमको विद इन सेकेंड इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा में क्या दिया है, भुजा में दिया है 10, तो 10 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 10 गुणित 10। इसको मैं कटा देता हूँ, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ये भी हमारा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमें दिया है क्या कहीं 25 वर्गमूल 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो घन हो गया, घनाभ हो गया, अभी तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। जो 3D वाला आकृति है वो बचा हुआ है। घन हो गया, घनाभ हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सभी चैप्टर दोस्तों आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में टोटल 25 नंबर के गणित पूछे जाएंगे और इस 25 में से आधे से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप 2016 का 2014 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखते हो तो इसी चैप्टर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप इन सभी चैप्टर को, इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, हर एक पॉइंट को नोट करते चलेगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, तो उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा, यह हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये खेल थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, समय। ठीक है, अभी तक हमने समय निकालने वाला कंसेप्ट देखा नहीं था, तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं। अब क्या बोला है कि वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये हो जाएगा 25 किलोमीटर का घात 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एरिया। हमें एरिया तो दिया हुआ है, तो एरिया की मदद से हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं। मतलब एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का वर्गाकार दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, मतलब ए की घात 2। तो ए की घात 2 बराबर हमें क्या दिया है, ए की घात 2 बराबर दिया हमें 25, मतलब ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, वर्ग को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 वर्गमूल 25। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25 का मान क्या होता है 5। तो ए बराबर हमें क्या मिल गया दोस्तों 5। ए क्या है, इसका कोई एक भुजा है। अब देखिए क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। वर्गाकार बगीचे, ये आपका वर्गाकार कोई बगीचा है, ठीक है, जिसका कोई क्षेत्रफल हमें दिया गया है, उसका हमने कोई एक भुजा भी निकाल लिया। ठीक है, ये भुजा आपका हमने निकाल लिया 5। ठीक है, ये हमारा 5 किलोमीटर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में, अब इसका अगर एक चक्कर यहाँ से मान लीजिए चक्कर लगाना चालू करता है, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, तो ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लग गया इसको, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो एक चक्कर लगाता है, तो कितने समय लगता है उसको एक चक्कर लगाने में, वही समय हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का अगर मैं एक चक्कर लगाता हूँ तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा ये दोस्तों, इसका हम किससे कंपैरिजन करेंगे, वर्ग के परिमाप से। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों, परिमाप बराबर क्या होता है 4 × a, मतलब 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर 4 × a का मान क्या हो जाएगा 4 गुणित 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 चौक 20। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, मतलब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टोटल 20 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा। अब 20 किलोमीटर का चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो ये हम कहाँ से निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमें निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दूरी निकाल लिया, दूरी मतलब इसका इस वर्गाकार बागीचे की दूरी मतलब क्या हो जाएगा इसका परिमाप। तो इसकी दूरी हमने क्या निकाल लिया 20 किलोमीटर, इसकी दूरी हमने निकाली दोस्तों 20 किलोमीटर। किस चाल से चल रहा है, तो उसका चाल भी हमें दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे।
ठीक है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 20/3। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा समय, टाइम, ठीक है। तो 20/3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 20/3 को मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3, और ये किस में हो जाएगा दोस्तों, 6 सही 2/3 घंटा में, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 6 सही 2/3 घंटा हमें कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको आप और नहीं बनाना चाहो तो आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका 6 घंटा है, ठीक है, मतलब 6 घंटा और ये 2/3 घंटा, दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 6 सही 2/3 घंटा। तो यहाँ पर देखिए 6 घंटा किस में दिया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर आप इसको और बनाना चाहो तब की कंडीशन में देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 घंटा तो हो ही जाएगा, 6 धन 2/3, 2/3 ये किस में दिया है दोस्तों, ये हमारा किस में निकला है, घंटे में। लेकिन देखिए ऑप्शन में किस में दिया है, मिनट में, ठीक है, सभी में किस में दिया है, मिनट में। तो यहाँ पर एक घंटा को मैं मिनट में अगर बदलना चाहूँ तब के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 2/3 गुणित 60, इसको मैं कर दूंगा 60 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये 0, तो 20 दूने 40, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 घंटा 40 मिनट, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। उसको कुल एक चक्कर लगाने में 6 घंटा 40 मिनट का समय लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, आप वहां जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ समलंब चतुर्भुज, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बना लेता हूँ कोई एक समलंब चतुर्भुज। ये हमारा हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया दोस्तों समलंब चतुर्भुज। अब क्या दिया है कि इसकी दो समांतर भुजाएं, अब देखिए इसकी समांतर भुजाएं क्या हो जाएंगी समलंब चतुर्भुज में, ये वाला हमारा ये वाला हो जाएगा और ये वाला, ठीक है, मतलब ये ऊपर और नीचे का सिर्फ और सिर्फ समांतर भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका अगल बगल का जो है ये समांतर नहीं होगा, क्योंकि ये एक साइड ये ऊपर में जाके दोनों मिल जाएगा, तो ये दोनों समांतर नहीं होगा, ऊपर और नीचे केवल और केवल समांतर हो जाएंगे समलंब चतुर्भुज में। तो अब क्या बोल रहा है कि इसकी दो भुजाएं, तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो ये छोटा वाला हमारा हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर और बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन्हीं दोनों भुजाओं की बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्तों, ये हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है, क्वेश्चन को हमने सिर्फ पढ़ा, जो चीज़ दिया है, जो हमारा गिवन डाटा है वहाँ से हमने इसका डायग्राम बना लिया, फिर हमें निकाल लेना है इसका एरिया जो कि हमें पूछा गया है। तो एरिया क्या हो जाता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणित इसकी हाइट, ठीक है, h इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एरिया हमारा ये हो गया 1/2 गुणित इसका हाइट हमें मिल गया, देखिए कितना है, ये है हमारा 20 गुणित ए धन बी, ए का मान क्या है दोस्तों 5 धन बी का मान क्या है 15, तो ये हो गया हमारा 5 धन 15। अब बस इसको हमें सिंपल सा सॉल्व कर देना है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया दोस्तों आपका 1/2 गुणित ये हो गया 20 गुणित 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों 20। तो यहाँ पर ये 2 एकम 2 और ये कितने बार में चले जाएगा 10 बार में, मतलब 20 गुणित 10 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 200 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 200, ये हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में, इसको सुधार लीजिएगा, ये सभी में स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इन्हीं से रिलेटेड हमारा छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड आपको इजी क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। यही तरीका होता है गणित को अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से समझने का। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपका समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। यदि x आपका त्रिभुज AMB, ठीक है, x आपका त्रिभुज AMB है,
ए एम बी का क्षेत्रफल है, y आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, तो इसमें से क्या हमारा होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, y समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। हमें क्या दिया है देखिए, आपका त्रिभुज का देखिए x अनुपात y सभी में दिया गया है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो ये हमारा ये हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, x अनुपात y हमें निकालना है दोस्तों, x अनुपात y मतलब ये हो जाएगा x बटे वाई। एक्स बटे वाई बराबर देखिए एक्स क्या है आपका त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये ए एम बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल है यहाँ पर हमें निकालना है, और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब ये ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल निकालूँ, त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूँ, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ए एम बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है हमारा 1/2 गुणित इसका देखिए कोई आधार होगा, आधार है हमारा ये ए बी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए स्मॉल ए। ठीक है, देखिए इसका आधार है आपका ए बी स्मॉल ए, तो 1/2 गुणित आधार गुणित इसका कोई ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा इसका एच। ठीक है, तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये हो गया दोस्तों त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, ये तो हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या दिया है देखिए, y क्या है आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसको मैं यहाँ पर से लिखता हूँ, अगर यहीं पर से लिख लेता हूँ, चलिए समांतर चतुर्भुज यह आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मैं खाली बोल रहा हूँ, आप उस पर फोकस कीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिए इस चतुर्भुज का आधार भी हमारा सेम हो जाएगा, जितना ये त्रिभुज का आधार है उतना ये चतुर्भुज का भी आधार हो जाएगा, तो इसका भी आधार हो जाएगा दोस्तों आपका a इंटू, अब देखिए इसका हाइट, समांतर चतुर्भुज का हाइट, मान लीजिए ये वाला हाइट क्या है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी ले सकता हूँ, तो ये हाइट आपका ये त्रिभुज का जितना हाइट है उसके बराबर में ये दिया है, तो इसका हाइट भी और ये समांतर चतुर्भुज का हाइट और इस त्रिभुज का हाइट दोनों जो है वो बराबर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों a इंटू एच, और इसी का रेशियो हमें निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x आपका त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, तो ए एम बी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणित a गुणित h बटे में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अभी हमने क्या निकाला a इंटू एच। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए a और h दोनों में जो है समान है, तो ये हमारा ऊपर का नीचे से कट जाएगा, तो x अनुपात y बराबर क्या मिल गया दोस्तों हमें 1/2। ठीक है, x अनुपात y बराबर हमें मिल गया 1/2, और यही हमें निकालना था। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ये किस में दिया है देखिए, आपका किस ऑप्शन में दिया है, x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2 आपका ऑप्शन नंबर ए में। देखिए कितना आसान सा था, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको बस घुमा फिरा के दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, हमें बस कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं करना, बस सीधा सीधा इन जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ही हमें बस याद रखना है। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, या फिर टीचर भर्ती हो, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक एंगल हमारा ये 90 अंश का हो, वही हो जाता है दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों समकोण त्रिभुज, इसका ये एंगल कितना होता है, ये 90 अंश का होता है। अब क्या बोल रहा है, इसके आधार एवं विकर्ण का अनुपात। अब देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज में हमें दिया गया है विकर्ण, तो विकर्ण किसको बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है आपके कर्ण को ही। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसी को विकर्ण बोला जाता है, और इसमें जो लंब होता है उसी को लंबाई बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा।
आपका विकर्ण को ही कर्ण बोला जाता है और ये आपका लंबाई को ही लंब बोला जाता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या बोला इसका, देखिए आधार एवं विकर्ण का अनुपात कितना दिया है, 4:5। मतलब आधार को मैं मान लेता हूँ दोस्तों 4x 4x और इसके विकर्ण को मतलब इसके कर्ण को मैं मान लेता हूँ दोस्तों 5x। तब की कंडीशन में देखिए आपने एक पाइथागोरस का थ्योरम सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। वो क्या हो जाता है दोस्तों, आपका कर्ण का घात 2 बराबर आधार का घात 2 धन लंब का घात 2। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें कर्ण तो दिया है, आधार भी दिया है। इस त्रिभुज का हमें लंब क्या है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ से मैं लंब निकाल लेता हूँ दोस्तों। लंब क्या हो जाएगा, ये लंब का घात 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण का घात 2, ये कर्ण का घात 2 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों आधार का घात 2। यहाँ से मैं अगर लंब निकालूँ तो ये किस में जाएगा, ये आ जाएगा आपका रूट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट और ये कर्ण का घात 2, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 5x। तो ये हो गया दोस्तों अंडर रूट में 5x का घात 2 माइनस आधार क्या है दोस्तों आपका 4x, आधार है आपका 4x के घात 2। ठीक है, ये निकल जाए आपका लंब, मतलब ये जो वर्ग है इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर ये लंब क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x के घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पंचे 25, 25x के घात 2 माइनस 4 चौक 16, 16x के घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं 25x के घात 2 से 16x के घात 2 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9x के घात 2। और 9x के घात 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 9x के घात 2 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x के घात 2 और ये किस में हमारा अंडर रूट में, तो ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाता है। तो इसका लंबाई क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, लंबाई निकल के आ गया हमारा 3x। देखिए लंबाई क्या निकल के आ गया हमारा 3x। ठीक है, मतलब ये लंबाई हमें क्या मिल गया दोस्तों, 3x। अब देखिए हमें इसका कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया और इसका लंबाई भी मिल गया। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं परिमाप निकालूं तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इसके तीनों क्षेत्र को मैं जोड़ देता हूं। मतलब इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3x धन 5x धन 4x और त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया है दोस्तों, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर। देखिए इसका परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 3x धन 5x धन 4x और इसका परिमाप कितना दिया है दोस्तों, 48। मतलब इन सभी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तब की कंडीशन में ये हमारा क्या आ जाएगा, 12x बराबर ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 48। मतलब x बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 एकम 12 और ये 12 चौक 48। मतलब x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 4। ठीक है, x बराबर हमारा निकल करके आ गया 4। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। यहाँ पर चूँकि हमें 2-3 वैल्यू निकालना है इसीलिए ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको हम डिनोट करते हैं एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या दिया है दोस्तों, ये हमारा आधार है 4x गुणित, अब इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगा, ऊंचाई निकल के आ जाएगा 3x। तो ये हो गया 1/2 गुणित 4x गुणित 3x। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1/2 गुणित 4x, x का मान क्या है दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 धन 3, ये हो जाएगा 3 गुणित x का मान क्या है 4। ठीक है, तो ये 3 गुणित 4, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, इसको अब मैं गुणा कर देता हूँ, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और ये 24 गुणित 4 करने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 चौक हमारा ये हो जाएगा 96। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए बस बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बस हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब सिंपल सा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं।
एरिया हमें दिया है कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई हमें दिया गया है, मतलब हाइट हमें कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होता है दोस्तों 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर एरिया हमें कितना दिया है 216 बराबर 1/2 गुणित आधार हमें निकालना है, तो आधार को मैं लिख देता हूँ एज इट इज, गुणित ऊंचाई हमें कितने दिए दोस्तों 18। तो यहाँ से मैं आधार की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 जो है ये गुणा हो रहा है 216 के साथ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों भाग, मतलब ये हो गया 216 बटे में ये हो गया हमारा 18, 2 इसके साथ भाग हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा, तो ये हो गया ऊपर में गुणित 2, मतलब ये हो गया 2 एकम 2 और ये 2 9 18, ये हो गया दोस्तों 9 एकम 9 और ये 9 2 18, कितना बचा 3 और ये 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36, मतलब आधार कितना निकल के आ गया दोस्तों हमारा, देखिए आधार कितना निकल के आ गया आपका, आधार बराबर ये निकल के आ गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आपका छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस हमें फॉर्मूला को याद रखना है। यहाँ से आपको आधार पूछे, ऊंचाई पूछे, अगर कोई 2 का वैल्यू दे दिया गया है तो आप तीसरा का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है तो वर्ग की भुजा है। ठीक है, वर्ग की भुजा हमें निकालना है। सबसे पहले हमें जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या दिया है दोस्तों, लंबाई हमें दिया है 16 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई हमें क्या दिया है, चौड़ाई बराबर दिया हमें 8 सेंटीमीटर। देखिए तो आयत की लंबाई हमें दे दिया है, चौड़ाई हमें दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 16 गुणित 8, और 16 गुणित 8 करने पर ये हमारा आ जाएगा 128 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकल गया दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है इसको समझिए। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, ठीक है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल से 2 गुना हो। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया हो। तब की कंडीशन में हमें वर्ग की भुजा निकालनी है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका भुजा के घात 2, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों भुजा, भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा के घात 2, ये हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 गुणित आयत का क्षेत्रफल, अभी हमने निकाल लिया था। यहाँ पर देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई दिया हुआ है, तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 128। ठीक है, तो ये भुजा की घात 2 बराबर ये 2 गुणित 128, तो 128 दोने की क्या होता है हमारे 256, 128 दोने होता है हमारा 256। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग है, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल, मतलब ये वर्गमूल 256, तो ये हमारा भुजा क्या निकल के आ गया, तो 256 किसका वर्ग होता है हमारा, ये होता है दोस्तों 16 का वर्ग, तो भुजा कितना निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए किसमें दिया 16 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने हमारा डेली क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका जो है मैथ्स में आप पूरा 25 से 25 नंबर इसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने मैथ्स का पूरा न्यूमेरिकल, मैथ्स का पेडागोजी पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पूरा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ तक आप वीडियो को जरूर पहुँचाइए, क्योंकि हमारा सभी क्लास जो है बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार से आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, मतलब आपको पूरा का पूरा क्लास पूरा फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक भी हमारा वीडियो पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।